Today we'll be doing simple correlation पार्ट 1। आज हम सिंपल कोरिलेशन पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे कि सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से मेथड्स आते हैं और इसमें किस तरीके से निकाला जाता है। सिंपल कोरिलेशन पार्ट 1, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब इसका मीनिंग, सिंपल कोरिलेशन होता क्या है। जब भी हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप between two variables only। सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम रिलेशनशिप निकालते हैं तो ही उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। अब एक और मेन बात कि जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन है वो माइनस, सिंपल कोरिलेशन है वो -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए, तभी सही है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन lies between -1 to 1, -1 to +1 भी लिख सकते हो। तो -1 to 1, -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। अगर इसके बाहर आ रही है तो 10 बार चेक करो कि आपका क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया। ज़्यादातर पेपर में आती है तो ऐसा नहीं होता कि -1 और 1 के बाहर आए, मगर अगर -1 और 1 के बाहर आ रही है और आपकी कैलकुलेशन एकदम सही है तो जो आपने डेटा लिया है वो इनकंसिस्टेंट है, वो डाटा सही नहीं है, आपको डाटा चेक करना पड़ेगा। मेथड्स टू मेजर सिंपल कोरिलेशन, या फिर कई बुक्स में सिंपल कोरिलेशन कॉफिशेंट्स भी लिखा होता है। सिंपल कोरिलेशन कॉफिशेंट्स भी लिखा होता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं और उसी की एक्सटेंशन आगे आगे आती रहती है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कार्ल पियर्सन्स। तो मैं एरो मार के लिख लेता हूँ, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट या कोफिशिएंट कह देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फर्स्ट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। सेकेंड मेथड इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। And third method is concurrent deviation method. Concurrent deviation method. I'll make another video on the indirect questions जो कि correlation के आते हैं और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सजावट कर लेते हैं, क्योंकि सजावट का ज़माना है, आजकल दिखावा चलता है। तो मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ दिखावा टाइप। तो सबसे पहले हम करेंगे कार्ल पियर्सन्स मेथड, और कार्ल पियर्सन्स मेथड्स के अंदर कई मेथड्स आते हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 1 में सारे के सारे नहीं कवर हो पाएंगे, क्योंकि छोटी वीडियो बनाता हूँ मैं, 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि 2-2 घंटे की वीडियो बर्दाश्त नहीं कर सकते स्टूडेंट, वो देख देख के बोर हो जाते हैं। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो आज मैं मेथड करवाने लगा हूँ वो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। फिर इसमें एक्चुअल मीन मेथड भी होगा, एज्यूम मीन मेथड भी होगा, मगर आज करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो जो कोरिलेशन है उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r। तो सिंपल कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट। सिमिलरली y वाले का भी अंडर रूट में लिखेंगे n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बहुत आसान है याद करना। अब ये फॉर्मूले आगे रिग्रेशंस में भी आ जाते हैं, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि स्मॉल r क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये स्मॉल r क्या लिख लिया। कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कई लोग इसको कोरिलेशन बिटवीन x एंड y भी कह देते हैं। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, फाइंड कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा।
डाटा लिख लेता हूँ x 3 8 6 5 9 10 और y का डाटा लिख लेता हूँ 8 6 2 10 3 9। तो सपोज आपके पास x एंड y दो डाटा है, हाइट वेट कुछ भी सेल्स आउटपुट कुछ भी दो डाटा दिए होते हैं। अगर दिए होते हैं तो फर्स्ट को आप ले लीजिए x, दूसरे को y। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा x। तो सिग्मा x को कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आ रही है, एक मिनट में टोटल कर रहा हूँ। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ रही है 41, ठीक है। और वैसे ही जैसे हमने सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाली है, वैसे ही हम सिग्मा वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा वाई मतलब वाई का टोटल करेंगे। तो वाई का टोटल जब हम करते हैं तो हमारे आगे आंसर आ रहा है 38। अब नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम एक्स स्क्वायर। तो जब ये बन गया तो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि भाई कहीं गलती तो नहीं हुई, क्योंकि अगर यहीं गलती होगी तो आगे गलतियां ही होती रहेंगी। तो आप पहले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को दोबारा चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद करेंगे एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। ऐसे हम स्क्वायर निकालते रहेंगे हर एक का और फिर इसका टोटल करेंगे। मैं इसका टोटल करता हूँ कैलकुलेटर पे बाद में। तो सॉरी फॉर दैट, बोल बोल के कई बार गला बैठ जाता है, सुबह से बोलने लगा हुआ हूँ। फिर y का स्क्वायर करेंगे, जैसे 8 8 64, 6 6 36। फिर यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर वो करते हैं अभी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x और y का टोटल किया। x का टोटल सिग्मा x, y का टोटल सिग्मा y। फिर उसके बाद हमने x स्क्वायर किया और उसके बाद y का स्क्वायर निकाला। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर निकालने के बाद हम इनका टोटल निकालेंगे। जो x स्क्वायर का टोटल बन रहा है वो बन रहा है 315। और अब हम वाई स्क्वायर का टोटल करते हैं। वाई स्क्वायर का टोटल बन रहा है 64 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 100 प्लस 9 प्लस 81, दैट इज इक्वल्स टू 294। और लास्ट में हम क्या करेंगे, x इंटू वाई। तो x क्या है 3, y क्या 8, 3 8 24, 6 8 48, 6 2 12, 5 10 50, 9 3 27, 10 इंटू 9 90। अब हम करते हैं सिग्मा एक्स वाई। इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में। 24 प्लस 48 प्लस 12 प्लस 50 प्लस 27 प्लस 90, दैट इज 251। अब हम क्या करते हैं, इन सबको फॉर्मूले में डालते हैं। मगर जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर्मूला दोबारा से लिखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, कोरिलेशन इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अंडर रूट में लिखूंगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और फिर वाई वाला पार्ट अंडर रूट में लिखूंगा एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। नाउ आई विल पुट द फॉर्मूला एन। एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स मैंने काउंट कर ली 6, एक्स वाई है 251, सिग्मा एक्स है 41, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 41, ब्रैकेट में लिख लूंगा, सिग्मा वाई है 38 होल ओवर अंडर रूट एन फिर से आ गया 6, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 315 315 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स कितना है 41, उसका होल स्क्वायर सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है एन, एन फिर से आ गया 6, सिग्मा वाई स्क्वायर 294 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर दैट इज 38 का होल स्क्वायर, दैट इज 38 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। आई रिपीट, आप अगर -1 और 1 के बीच में नहीं आई तो 10 बार चेक करोगे कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, एक भी मिस्टेक नहीं है, फिर भी ये बाहर आ रही है तो डाटा इज इनकंसिस्टेंट। जो भी डेटा है वो इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर। वी विल बी डूइंग सिंपल कोरिलेशन पार्ट 2। तो सिंपल कोरिलेशन का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कार्ल पियर्सन्स मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कार्ल पियर्सन्स मेथड के जो बाकी मेथड्स हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, डायरेक्ट मेथड, और यहाँ पे हम बेसिकली दो मेथड्स जो हैं, एक्चुअल मीन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, उनको एक्सप्लेन करेंगे और ये सिंपल कोरिलेशन का पार्ट जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो ख़त्म कर देंगे। तो फर्स्ट मेथड जो पिछली वीडियो में था वो था डायरेक्ट मेथड। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है कोरिलेशन इज इक्वल्स टू
सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या होता है? स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स माइनस मीन एंड स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई माइनस वाई मीन। ये बात याद रखना, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फॉर्मूले पूरी स्टैटिस्टिक्स में उनको मीन से माइनस करके ही बनते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमें कोई भी दो सीरीज दी हुई है, हाइट, वेट, एज वगैरह वगैरह। तो एक सीरीज को हमने मान लो ले लिया x और दूसरी को y ले लेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। x हमने ले लिया 2, 8, 6, 4, 10 एंड जो y ले लिया वो है 20, 30, 50, 10, 40। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है इसका एक्चुअल मीन मेथड का, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। और मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सिग्मा एक्स। तो सबसे पहले हमने सिग्मा एक्स किया, वो आ गया 30। फिर सिग्मा वाई किया, वो आ गया 150। वाई का टोटल करते हैं और लिखते हैं सिग्मा वाई कितना आ रहा है। पहले सिग्मा एक्स अच्छे तरीके से लिख लूँ, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स आ गया 30, सिग्मा वाई 150 और एक्स मीन आ गया सिग्मा एक्स बाय एन दैट इज 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स आर 5 दैट इज 6 एंड वाई मीन निकालेंगे। वाई मीन इज सिग्मा वाई बाय एन दैट इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 5 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स मैंने जैसा आपको बताया था क्या होता है? एक्स माइनस मीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स मीन कितना है? 6। तो जितने भी x हैं उसको हर एक को 6 से माइनस करेंगे। जैसे 2 माइनस 6 माइनस 4, 8 माइनस 6 2, हर एक को 6 से माइनस करके हमने लिख लिया। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे x का स्क्वायर। x का स्क्वायर जैसे -4 का स्क्वायर 16, 2 2 ज़ा 4, ऐसे करके सारों को स्क्वायर कर देंगे और सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 40। स्मॉल वाई बनाएंगे y माइनस वाई मीन और ऊपर लिख लेंगे कि y मीन कितना है? y मीन इज 30। तो हर एक को 30 से माइनस करेंगे। 20 माइनस 30 इज -10, 30 माइनस 30 इज 0, 50 माइनस 30 इज 20, -20, 40, ऐसे हर एक को माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? स्मॉल वाई स्क्वायर, ओहो स्मॉल वाई स्क्वायर रब करके लिखता हूँ, स्मॉल वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100, 0, 400, 400, 100। तो y जो स्मॉल y आया उसी का स्क्वायर करना है और सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर आ गया हमारा 1000। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे x इंटू वाई। अब स्मॉल x और स्मॉल y को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। स्मॉल x से -4 और ये -10 40, फिर वैसे ही आ गया 0 0 40 40। सिग्मा स्मॉल x y करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 120। अब मैं साइड पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ इसका, ताकि यहीं सॉल्व हो जाए और नेक्स्ट पेज पे हमें फिर पेज पलटा के पुरानी वैल्यूज देखने का झमेला ना रहे। तो सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर होल अंडर द रूट। स्मॉल एक्स वाई कितना आ रहा है? 120। तो इसकी जगह मैं डाल देता हूँ 120 डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्मॉल एक्स स्क्वायर इज 40 इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर इज 1000 सॉरी। तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आंसर है -1 1 के बीच में आना चाहिए। तो ये चीज़ आप चेक करके रखोगे। तो ये था हमारा एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड के बाद अब हम कंटिन्यू करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। तो एज्यूम मीन मेथड के बाद आपका ये कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन खत्म हो जाएगा। मैं हेडिंग बना लेता हूँ, एज्यूम मीन मेथड, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। एज्यूम मीन मेथड में हम एक्चुअल मीन नहीं लेते, हम डेविएशंस लेते हैं। और मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में कि हम कब कौन सा यूज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कोरिलेशन इज n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल ओवर n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर से अंडर रूट करेंगे और लिखेंगे n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। हेयर dx is equals to x minus a is the assumed number and dy is equals to y minus a, y is also assumed number। अब ये लगता कैसे है? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका जो मीन है सीरीज प्रोपोर्शनेट है और मीन जो है वो प्रॉपर नंबर आ रहा है तो एक्चुअल मीन मेथड से कर लो। अगर वो पॉइंटों में आ रहा है तो आपको इस मेथड से करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में आया तो पॉइंटों का स्क्वायर, पॉइंटों में से माइनस, खज्जल ख्वार हो जाओगे। तो सपोज हम इसमें x ले लेते हैं 2 3 5 7
2 3 5 7 9 6 और y ले लेते हैं 5 9 2 8 10 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे आगे क्या मसला है, हमने निकालना है dx। dx क्या होता है, x माइनस ए इज़ द एज्यूम नंबर। लेट हमने एज्यूम नंबर ले लिया यहाँ पे 5, तो हर एक को 5 से माइनस करो, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, वैसे 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1। नेक्स्ट आ गया, इसको टोटल करेंगे सिग्मा dx, दैट विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट dx स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर निकाल दोगे, जैसे -3 इंटू -3 9, वैसे पूरे कॉलम का स्क्वायर निकाल दिया। फिर जब हम टोटल करेंगे सिग्मा dx स्क्वायर जो कि 34 आता है। नेक्स्ट है वैसे ही सिमिलरली dy क्या होता है, y माइनस ए मतलब y में से एज्यूम नंबर। लेट हमने एज्यूम नंबर ले लिया है हमारा 8, तो हम हर एक को 8 से माइनस करेंगे, हर y को 5 माइनस 8 माइनस 3, वैसे 8 से माइनस करते रहो, 1 माइनस 6 0 2 माइनस 5, इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा dy आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -11। फिर क्या करेंगे, dy स्क्वायर में मतलब dy का स्क्वायर, -3 इंटू -3 9 1 36 0 4 25, इसका टोटल करेंगे सिग्मा dy स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 75। नेक्स्ट आ जाता है dx इंटू dy, मतलब जो भी dx आया आपका और जो भी dy आया उसको dx हो गया -3 और 2 मिनट, ये तो मैंने गलत लिख लिया था, dy स्क्वायर, हमने dx और dy को मल्टीप्लाई करना है, तो dy है -3 और dx है -3, तो -3 इंटू -3 9, वैसे ही इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे, -2 0 0 8 -5, टोटल करोगे ये आ जाएगा सिग्मा dx dy, ये आ जाएगा 10। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और नेक्स्ट पेज पे जाके पूरा फार्मूला फिर से लिखूँगा। फिर से लिखना फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो कोरिलेशन इज इक्वल्स टू n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy होल ओवर n, अंडर रूट में लिखेंगे n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट, फिर से अंडर रूट लिखेंगे n dy सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। नाउ विल पुट द वैल्यूज़, पीछे देखते हैं कितना है, कैसे है। नंबर ऑफ आइटम होगी 6, नंबर ऑफ आइटम्स आर 6, सिग्मा dx dy हो गया 10, सिग्मा dx हो गया 2, सिग्मा dy हो गया -11, इनको वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 6 इंटू 10 -2, ब्रैकेट में फिर से हम लिख लेते हैं -2, दूर दूर लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, -11 होल ओवर अंडर रूट n तो फिर से 6 है और सिग्मा dx स्क्वायर हमारे थे 34 माइनस सिग्मा dx था 2, उसका होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट, फिर से अंडर रूट n की वैल्यू फिर से 6 आ जाएगी। फिर से मैं वैल्यू देख लेता हूँ, dy स्क्वायर है 75 और dy है -11, तो मैं लिखता हूँ 6 इंटू 75 माइनस -11 का होल स्क्वायर। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आगे आपका आंसर आ जाएगा, बट ये बात याद रखना -1 1 के बीच में आना चाहिए। Today we'll be doing simple correlation part 3। आज हम करेंगे सिंपल कोरिलेशन का थर्ड पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट आप चेक कर लीजिए और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन का अनदर मेथड, जो कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बने रहिए। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ कि इस वीडियो में हम करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये मेथड। तो ये मेथड आपको जो लास्ट वाला पार्ट है उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहला है व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब रैंक्स गिवन होते हैं तब कैसे निकालना है। दूसरा है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स गिवन नहीं होते फिर कैसे निकालना है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। और थर्ड आ जाता है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। व्हेन रैंक्स आर इक्वल, ज़्यादातर क्या होता है, यही जो रैंक्स आर इक्वल वाला पार्ट है सिर्फ यही पेपर में आता है। मैं इनको थोड़ा अंडरलाइन वगैरह कर दूं और क्लाउड सा बना दूं थोड़ा।
तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे व्हेन रैंक्स आर गिवन। अगर रैंक्स गिवन होंगे तो कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा और किस तरीके से ये निकाला जाएगा। व्हेन रैंक्स आर गिवन, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। व्हेन रैंक्स आर गिवन का फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यू माइनस एन। Now, what is D? D is the difference between two ranks, R1 minus R2, rank 1 minus rank 2. N is the number of items, very easy. We will take an example. Suppose there are two judges जिन्होंने ranks दिए participants को। तो पहले जज ने रैंक दिए इस तरीके से 2, 3, 4, 6, 1, 5 एंड जो सेकंड जज था उसने पार्टिसिपेंट्स को रैंक दिए 6, 2, 1, 3, 4, 5। अब ये बात याद रखना, जब भी रैंक्स गिवन होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आगे पीछे ही होंगे सारे के सारे, कोई मिसिंग नंबर नहीं होगा। तो डी का फॉर्मूला क्या है, R1 माइनस R2, मतलब 2 माइनस 6, 3 माइनस 2, 4 माइनस 1, ऐसे कर करके आपस में माइनस कर लो। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी का स्क्वायर, ये हो गया -4 इंटू -4 16, 1990। इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 44। तो अब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं, रैंक कोरिलेशन इज 1 माइनस 6, सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 44 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ आइटम है 6, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर वही -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, तो सही है, नहीं तो 4 बार चेक कीजिए कोई गलती ना हो। तो आई होप आपको ये व्हेन रैंक्स आर इक्वल वाला पार्ट समझ आ गया होगा। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। इस केस में क्या होता है, हमें रैंक्स गिवन नहीं होते, हमें नंबर्स गिवन होते हैं, तो उन नंबर्स को हमने रैंक्स देना होता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन में। तो उसमें क्या होता है, हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक्स दे दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट जो भी देना है दोनों को सेम तरीके से देना है, फॉर्मूला इसमें सेम रहता है। बट इसमें ज़्यादातर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चे करते हैं, तो मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर से करवाऊंगा, वैसे आंसर में कोई फ़र्क नहीं होता। सपोज एक्स है 3, 2, 5, 10, 6, 4 and let y is 2, 9, 10, 11, 3, 6, 8। अब जैसे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है x में सबसे बड़ा है, अगर आप देखोगे 10, तो मैं यहाँ रैंक 1 लिख देता हूँ। सबसे बड़ा है मान लो 10, तो 10 को दे देंगे रैंक 1, उससे छोटा है 6 को दे देंगे रैंक 2, 5 को दे देंगे रैंक 3, उसके बाद 4 को दे देंगे 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक्स देने हैं, तो ये रैंक्स बन गए। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाई सीरीज़ में 11, तो इसको रैंक 1 दे देंगे, उसके बाद 9 रैंक 2 दे देंगे, उसके बाद 8 रैंक 3, 6 रैंक 4, रैंक 5 एंड रैंक 6। तो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारा डी विच इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो R1 है 5, R2 है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, R1 है 5, R2 है 6, तो 5 माइनस 6 इज़ -1, 6 माइनस 2 इज़ 4, ऐसे इनको आपस में माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे डी स्क्वायर, क्योंकि हमें तो डी स्क्वायर ही चाहिए। तो -1 का स्क्वायर 1, 4 4 द 16, ऐसे ऐसे करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो टोटल करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, तो इट इज़ 42। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इज सेम, रैंक कोरिलेशन इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यूब माइनस एन। तो एन इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स जो कि 6 है, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर इज 42 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब माइनस 6। तो जो भी इसका आंसर आया वही -1 1 के बीच में आना है, और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन रैंक्स आर इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आने के यही चांसेस हैं कि यही पेपर में आए। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ, व्हेन रैंक्स आर इक्वल। व्हेन रैंक्स आर इक्वल, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है और मतलब बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर बाद में आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर
प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज होल ओवर एन क्यूब माइनस एन। अब ये 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम क्या है? 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम का मतलब है जब भी कोई रिपीट आइटम आएगी तो ये चीज़ लग जाएगा, और इसके अंदर जो एम है वो है नंबर ऑफ टाइम्स आइटम रिपीट्स, नंबर ऑफ टाइम्स आइटम रिपीट्स, कि कितनी बार आइटम रिपीट हुई है। अब जितनी बार आइटम रिपीट होगी ये लगता रहेगा, और एम है कि कितनी बार, जैसे 3 बार आइटम रिपीट हुई है तो M3 हो जाएगा, 2 बार हुई है तो M2 हो जाएगा, इस तरीके से ये चलेगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सपोज हमारे पास कोई भी 2 सीरीज़ हैं, मैं लिख लेता हूँ एक्स है मान लो 3, 8, 5, 4, ऐसे ऐसे करके 8, ऐसे ऐसे नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 3, 8, 5, 4, 2, 8, 5, 8, ठीक है। और जो दूसरी सीरीज़ है वो है 10, 6, 3, 5, 10, 4, 7, 3। सपोज ये आपके आगे क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कोई आइटम रिपीट तो नहीं हो रहा। रफ वर्क में हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ आइटम्स काउंट करेंगे। अब अगर आप ये नंबर ऑफ़ आइटम काउंट करो तो ये बन जाती हैं 8। तो मैं रफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं नंबरिंग लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले मुझे देना है R1 देने के लिए मुझे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एक्स में 8, मगर 8 तो कितनी बार है 1 2 3 3 बार है। अब अगर मैं 1 2 3 दे दूंगा तो पार्शियलिटी हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट 3 रैंक हमने रफ में लिखे हुए हैं, फर्स्ट 3 रैंक हमने रफ में लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 और 3, उन तीनों की एवरेज लेनी है, क्योंकि तीनों तो बराबर है ना। तो मैं क्या करूँगा 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज आ गई 2। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे भी 8 लिखा है वहाँ वहाँ पे 2 2 रैंक दे दूँगा। अब फर्स्ट 3 रैंक तो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मैंने निशान लगा दिया हुआ है। उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है 5। अगर आप 5 नंबर देखते हो तो ये फर्दर 2 बार है। 5 नंबर देखो तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो नेक्स्ट 2 रैंक्स जाएंगे। नेक्स्ट 2 रैंक्स कौन से हैं 4 + 5। तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 4.5 आता है। तो अगर ये 4.5 आता है तो 4.5 इधर भी लिख देंगे, 4.5 इधर भी लिख देंगे, ताकि पार्शियलिटी भी ना हो और काम भी हमारा चल जाए। अब नेक्स्ट रैंक जो बचे हैं वो 6 7 8 बचे हैं, तो वहाँ से शुरू करेंगे। बच्चे क्या करते हैं 4.5 के बाद 5 से शुरू कर जाते हैं, जो कि गलत है। तो नेक्स्ट 4 हो गया 6, 3 हो गया 7 और 2 हो गया हमारा 8। तो ये हमने एक्स सीरीज़ के रैंक्स दे दिए हैं। अब R2 दूसरी सीरीज़ को रैंक्स देंगे, और इनका देने का तरीका आप देखो। सबसे बड़ा कौन सा है, पहले इसको रब कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सबसे बड़ा अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ा है आपके पास 10। तो 10 कितनी बार है 1 एंड, इसको मैं रब कर देता हूँ। 10 कितनी टाइम्स है 1 एंड 2, 2 टाइम्स है 10। तो अब 2 टाइम्स है तो पहले 2 रैंक देने हैं, तो 2 की एवरेज मतलब फर्स्ट रैंक प्लस सेकंड रैंक डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1.5। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे 1.5 एंड 1.5 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है छोटा, देखोगे तो 7 है। 7 को रैंक 3 दे देंगे। नेक्स्ट से शुरू करेंगे, जो रैंक्स की एवरेज निकाल दी वो नहीं। नेक्स्ट रैंक है 4 किसको देंगे 4 देंगे 6 को। नेक्स्ट है 5 देंगे 5 को। नेक्स्ट है 4, इसको देंगे 6। अब देखो 3 2 बार आ गया, तो लास्ट के 2 रैंक्स फिर से कौन साइड करके, तो हम 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को हम 7.5 रैंक्स दे देंगे। इसके बाद एज यूजुअल नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 रैंक्स, R1 माइनस R2। तो 7 माइनस 1.5 दैट इज 5.5। तो इसमें हम 7 माइनस 1.5 करेंगे 5.5। वैसे ही 2 माइनस 4 करेंगे तो -2, फिर -3 1 6.5 -4 1.5 -5.5। नाउ हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 5.5 का स्क्वायर करें तो 30.25। नाउ 4 9 1 42.25 16 2.25 30.25। नाउ इसका जब हम टोटल करते हैं सिग्मा निकालते हैं तो वो निकलता है 135।
अब हम ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इनको अंडरलाइन कर लेता हूँ और अब फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख के आपको ये फॉर्मूले में पुट करना सिखाता हूँ। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाके इसका फॉर्मूला लिखते हैं। रैंक कोरिलेशन इज 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब जब तक रिपीटेड आइटम आएंगी ये चीज़ लगती रहेगी, एन क्यू माइनस एन। तो फॉर्मूले के हिसाब से 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 135 जो पीछे आया था, प्लस अब ये 1/12 इंटू एम क्यू माइनस एम क्या बीमारी है। मैंने बताया था एम होता है नंबर ऑफ टाइम आइटम रिपीट्स। तो सबसे पहले आइटम कौन सी रिपीट थी 8 कितनी बार था 3 टाइम्स। तो हम पीछे जाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 3 क्यूब माइनस 3 क्योंकि 3 बार रिपीट थी ना, प्लस अब देखते हैं और कोई रिपीट है 3 आइटम भी तो रिपीट है। एक्स सीरीज में देखोगे तो 3 नहीं सॉरी 5 कितनी बार है 2 टाइम्स। तो मैं पीछे जाऊँगा 1/12 कितने टाइम्स था 2 टाइम्स, तो 2 क्यूब माइनस 2, ठीक है। प्लस अब वाई सीरीज़ में आ जाइए। वाई सीरीज़ में 10 कितनी बार था, वाई सीरीज़ में 10 था 2 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में जाके लिखेंगे 1/12 इंटू 2 क्यूब माइनस 2। अब और देखते हैं वाई सीरीज़ में और कोई आइटम रिपीट थी, यस रिपीट थी 3। तो 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे प्लस 1/12 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। अगर और होते हैं तो प्लस प्लस करते रहेंगे। 8 क्यूब माइनस 8 क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स है 8, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया 135 प्लस 3 3 से 9 3 से 27 27 माइनस 3 24 24 डिवाइडेड बाई 12 इज 2। तो सीधा यहाँ पे आप 2 लिख लो 2। वैसे ही नेक्स्ट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 8 माइनस 2 इज 6 6 डिवाइडेड बाई 12 इज 0.5 हाफ। तो ये तीनों में हाफ 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 लग जाएगा डिवाइडेड बाय 8 क्यू माइनस 8। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका अच्छे से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर -1 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। इस चीज़ का आपने पूरा का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा चुका हूँ ये टॉपिक। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर लेना।